हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे हमारी फर्स्ट यूनिट को, और उसके लेक्चर 15 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, डिस्कस कर लिया है। तो आज 16 लेक्चर में हम क्योंकि इससे पिछले वाले लेक्चर में 15 में हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक को। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब होता है फलक केंद्रित घनीय। तो इस क्रिस्टल के अंदर देखो क्या होता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी फलक केंद्रित घनीय। फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल। अब इस क्रिस्टल में 8 कोनों पर, यदि इसकी एकक कोष्ठक की बात करें तो इस एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु तो 8 कोनों पर रहते हैं और 6 फलक हैं। उन फलक के मध्य भाग में, जैसे ये फलक है तो इसके बिल्कुल मध्य भाग में एक परमाणु बैठा रहता है, इसीलिए तो इसका नाम है फलक केंद्रित। फलक के ऊपर केंद्रित है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी संरचना बना लेते हैं। इसमें 8 परमाणु तो रहेंगे 8 कोनों पर। ये इसके 8 परमाणु तो यहाँ पर कोनों पर रहते हैं। अब इसमें 6 परमाणु इस प्रकार से रहते हैं यहाँ पर, जैसे इसके इसके फलक पे साइड वाले पर, और वो इनसे टच में रहता है। ठीक है, इसको जो यहाँ पर आपको बनाना है वो इस प्रकार से बनाना है कि ये सबके टच में रहे 4 से, 1 2 3 4। जो कॉर्नर पे 4 हैं, मैं बात कर रहा हूँ राइट हैंड साइड की। ठीक है, जैसे आपके पास एक क्यूब है तो राइट हैंड साइड में जो इधर वाला फलक है साइड में, उस फलक के मध्य बिंदु पर यहाँ पर एक परमाणु है। ऐसे ऊपर वाले पर है यहाँ पर, जो कि सभी से टच कर रहा है। ऐसे ही सामने है अपने, एक पीछे है, एक साइड में है। ठीक है, इस प्रकार से 6 आप बना लेना। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसका लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट है कि फलक केंद्रित घनीय संरचना में, फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल में, इसकी एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु 8 कोनों पर तथा 6 परमाणु प्रत्येक फलक पर स्थित होते हैं। कि एकक फलक एफसीसी क्रिस्टल की एकक कोष्ठिका में 8 परमाणु 8 कोनों पर, 8 परमाणु 8 कोनों पर, देखो 8 परमाणु 8 कोनों पर तथा 6 परमाणु 6 फलक के केंद्र में स्थित होते हैं। छह परमाणु 6 फलकों के केंद्र में स्थित होते हैं। ठीक है, तो यदि हम इसकी बात करें कि यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी होगी, ठीक है, क्योंकि बाद में हम पैकिंग फैक्टर के ऊपर भी आएंगे, फिर उसके लिए हम जालक नियतांक निकालेंगे वगैरह वगैरह चीज़ें हैं उसके अंदर। जालक नियतांक है, फिर कुल प्रभावी परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है, लेकिन उससे पहले समन्वय संख्या देख लेते हैं। समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए देखो ध्यान से देखना इधर, ये इस प्रकार से यदि मैं इसमें लिखूं, ठीक है। अब पीछे वाले से मतलब नहीं है इसलिए नहीं बनाया मैंने। यहां पर जो परमाणु है फलक में, यहां पर ये 4 परमाणु तो ये टच कर रहा है, 1 2 3 और 4 परमाणु तो ये टच कर रहा है अपने फलक वाले कोने वाले, 4 हो गए। इसके अलावा ये जो फलक में सामने अपनी तरफ जो फलक है उसका जो परमाणु है, ये परमाणु साइड में जो यहाँ पर परमाणु होता है उससे भी पीछे की तरफ कांटेक्ट में रहता है। ध्यान से देखना, सामने वाला जो क्यूब है, जो फलक है क्यूब का, वो परमाणु जो फलक का प्रत्येक परमाणु है वो साइड वाले से, एक ऊपर वाले से, अरे 1 2 3 4 ये तो कॉर्नर वाले हैं, ठीक। अब एक मतलब दाएं भाग में, एक पीछे होगा बाएं भाग में, एक ऊपर और एक नीचे। पीछे वाले से नहीं होता है, पीछे वाले से नहीं होता है, लेकिन एक ऊपर एक नीचे, एक राइट हैंड साइड में और एक लेफ्ट हैंड साइड में, इन 4 से ये टच में रहता है, ठीक है। तो 4 और 4 8। उसके अलावा यदि मैं आगे जो आपने क्यूब बनाया था उसके एक जस्ट आगे क्यूब बनाऊं तो उसमें भी क्या होगा, एक ऊपर एक साइड में, एक राइट हैंड साइड में, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक नीचे। मतलब जैसे 4 तो हो गए जो कॉर्नर वाले हैं, जैसे बीच में ये है तो 4 तो हो गए कॉर्नर वाले खुद के फलक के। अब उस खुद के फलक के पीछे जो 4 फलक है, ऊपर नीचे दाएं और बाएं, 4 हो गए। एक इससे आगे जो क्यूब होगा उसका ऊपर एक नीचे, एक दाएं और एक बाएं, 4 बीच में कॉर्नर हैं और आगे पीछे वाले फलक वाले हैं, 2 फलक के ऊपर के, 2 साइड के, 2 नीचे के और 2 बाएं भाग के। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए इसके लिए। तो 4 और 4 8 और 4 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है इसमें। तो हम लिखेंगे कि FCC क्रिस्टल में एकक कोष्ठिका में प्रत्येक परमाणु की समन्वय संख्या 12 होती है। इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितनी है, 12 है, ठीक है। इसकी 12 है। अब इसके बाद में इसमें जो प्रभावी परमाणुओं की संख्या है, या सबसे पहले हम जालक नियतांक लिख लेते हैं। जालक नियतांक, लेटिस कांस्टेंट, लेटिस कांस्टेंट LC, ठीक है। देखिए चालक नियतांक का मतलब है कि हमें R और A में रिलेशन निकालना है। चालक नियतांक क्या होता है, A होता है। R क्या है, परमाणु की त्रिज्या, उन दोनों में रिलेशन लेके आते हैं इस टॉपिक के अंदर। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए आपके पास एक फलक पर इस प्रकार से परमाणु है, ओके। सेंटर पर तो कौन है, जैसे मान लो कि यहां पर इस प्रकार से हैं 4 परमाणु, और सबसे पहले सेंटर पे बना देते हैं। ये ठीक है, ये इससे टच में नहीं होता है, इनको टच मत करवाना, ये आपस में टच नहीं करेंगे, ये टच करेंगे सेंटर वाले से, ध्यान में रखना है बात, ठीक है। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, A, और ये डिस्टेंस कितनी है, A। तो देखिए ये वाली कितनी हो जाएगी, क्योंकि टच यहां पर करना है, इसको इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, इसके बिना काम नहीं होगा। ये जो फलक वाला है सेंटर वाला, इसको इंक्लूड करना है। इसका व्यास कितना है,
2r, इसकी त्रिज्या कितनी है r, इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो टोटल r प्लस 2r कितना हो गया 4r। तो ये डिस्टेंस कितनी है 4r। तो 4r एक के रूप में किसके बराबर होगी, देखो ये a है, ये भी a है, तो ये इसका जो विकर्ण है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2a। तो यदि मैं इसको a b और c लिखूं, ठीक है, तो ए बी बराबर कितना है a, क्योंकि यहां पर जो बी सी है वो भी a के बराबर है। ठीक है, यहां तक कितना नोट कर लिया। अब आगे देखिए इसमें क्या है, तो यहां से AC किसके बराबर है, √2a के बराबर, जो कि 4r होगा। तो यहां से 4r किसके बराबर होगा, √2a के बराबर। अरे 4r किसके बराबर होगा, √2a के बराबर होगा। AC 4r है, ठीक है, यहां r परमाणु की त्रिज्या है, r क्या है यहां पर, r परमाणु की त्रिज्या है, ये जो परमाणु इसकी त्रिज्या है ये r, तो इसका व्यास हो जाएगा r प्लस r, टोटल कितना हो गया 4r। तो 4r किसके बराबर हो गया, √2a के बराबर। तो यहां से हमने रिलेशन निकाल लिया कि जो r है वो है √2 डिवाइडेड बाई 4a के बराबर। ठीक है जी, ये हमारा रिलेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 आ गया, r बराबर √2 डिवाइडेड बाई 4a। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब हम प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं ताकि हम आयतन लिख सकें। प्रभावी परमाणु की संख्या निकालेंगे ताकि आयतन निकाला जा सके एकक कोष्ठिका का। तो प्रभावी परमाणु की संख्या निकालने के लिए इसमें है क्या, FCC क्रिस्टल की जो एकक कोष्ठिका है उसमें 8 कोनों पर तो 8 परमाणु और प्रत्येक का योगदान कितना है 1/8। तो वहां से एवरेज जो 8 कोनों वाले हैं उनका तो 8 गुणा 1/8 यानी 1 आएगा, एक परमाणु तो वो हो गया। अब फलक पर परमाणु है बीचों बीच, लेकिन उसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि उसकी हिस्सेदारी कितनी है। 6 है फलक पर, 6 फलक है क्यूब में, तो 6 है परमाणु, लेकिन प्रत्येक की हिस्सेदारी कितनी है, प्रत्येक की हिस्सेदारी है 1/2। क्यों है, इधर देखो, मान लो कि यहां पर एक परमाणु है, ठीक, अब ये जो ऊपर वाला परमाणु है जो फलक के ऊपर है, इसके ऊपर एक क्यूब और बैठा है जिसके लिए ये परमाणु नीचे वाले फलक का काम करेगा। अरे ये परमाणु इस क्यूब में ऊपर वाले फलक पर है, लेकिन इसमें एक क्यूब, क्रिस्टल में तो बहुत सारे होते हैं ना, तो क्रिस्टल में इसके ऊपर जब एक क्यूब बैठेगा तो उसके लिए ये परमाणु नीचे वाले फलक की तरह काम करेगा। मतलब एक परमाणु 2 एकक कोष्ठिकाओं में साझेदारी कर रहा है। ठीक है, तो इसका योगदान कितना है 1/2 का। भाई एक परमाणु है 2 के साथ साझा कर रहा है, जैसे वो कॉर्नर वाला एक परमाणु 8 के साथ साझेदारी करता था, इसलिए उसका योगदान कितना था 1/8 का। यहाँ पर ये परमाणु 2 के साथ साझेदारी कर रहा है, 2 के साथ मित्रता कर रहा है, इसलिए इसका हिस्सेदारी, इसका योगदान कितना है, इसका जो इफेक्टिव बात करेंगे वो 1/2 का आएगा। तो 6 गुणा 1/2, क्योंकि 6 हैं, प्रत्येक की हिस्सेदारी 1/2 की है, इसलिए 6 गुणा 1/2 यानी यहाँ से 3 परमाणुओं की संख्या ये आएगी, प्रभावी परमाणुओं की संख्या। तो 3, ये आगे कॉर्नर वाले कितने हैं 1, तो 3 + 1 कितना हो गया प्रभावी परमाणुओं की संख्या 4। यही हम लिखने जा रहे हैं। FCC की एकक कोष्ठिका में कोने पर स्थित परमाणु का योगदान
योगदान 1/8 होता है। वह फलक पर स्थित परमाणु का योगदान 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। अतः प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रभावी परमाणुओं की संख्या 8 गुणा 1/8 प्लस 6 गुणा 1/2। तो यहां से कितना आ रहा है? 1 + 3 4। तो प्रभावी परमाणु कितने हैं? एक है कोष्ठिका में 4 है। अब एक का जो आयतन है वो 4/3 πr³ है। ठीक, एक का कोष्ठिका का आयतन सबसे पहले एक कोष्ठक का आयतन कितना होगा? V = AQ। समीकरण नंबर 2। और एक कोष्ठिका में प्रभावी परमाणुओं का आयतन कितना होगा? 4 गुणा 4/3 πr³। भाई एक का 4/3 πr³ होता है ना, तो 4 का कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा 16/3 पाई। r की जगह कितना है? r की जगह है √2/4a। अब उसका क्यूब करेंगे तो √2/4 का क्यूब हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सोल्व कर लो यहाँ से। ये 4 का क्यूब कितना आएगा? 64। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 16/3 पाई, ये आ जाएगा 2√2। अरे √2 का क्यूब कितना होगा? √2 2√2 और a³ डिवाइडेड बाई 64, 4 बच जाएगा इधर से। ठीक है, और यहाँ से यदि आप इसको लिखना चाहें तो ये सिंपल से 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो √2a³ बाई 3 दूनी 6, √2a³ बाई 6 और पाई भी आएगा इसके साथ। इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि हमने इसको 2 दिया था, इसको हम 3 देंगे समीकरण नंबर। यहां तक नोट कर लो इसको। अब हम निकालेंगे पैकिंग फैक्टर। चलो, संकुलन गुणांक कितना होगा? पैकिंग फैक्टर, संकुलन गुणांक। संकुलन गुणांक की परिभाषा होती है प्रभावित परमाणुओं का आयतन बटे कुल आयतन। तो प्रभावित परमाणुओं का आयतन कितना है? यहां से देखिए √2πa³/6। ठीक है, एक तो ये हो गया √2πa³/6 और एक भी कितना है? a³ है। तो a³ से a³ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, देखो 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2।
अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, √2 बार, क्योंकि ऊपर √2 है नीचे 2 है तो नीचे √2 बच जाएगा। अब 3√2 का आंसर आ जाएगा, तो π/3√2 और इसकी वैल्यू सोल्व करने पर आती है 0.74 या फिर 74%, 0.74 या फिर, अरे एक में से कितना हिस्सा है, 0.74 यानी परसेंटेज हो गया 74%, यानी इसमें एफसीसी का जो टोटल वॉल्यूम है उसके 74% भाग पर परमाणु भरे हुए हैं, बाकी इसका 26% हिस्सा खाली है। इसका मतलब ये है पैकिंग फैक्टर का। ठीक है बच्चों, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया एफसीसी के लिए। ध्यान रखना है कितना आया है, 52% आया था सिंपल क्यूबिक के लिए, एससी के लिए, बीसीसी के लिए आया था 68%, एफसीसी के लिए आया 74%। ठीक है, चलो नोट करो। अब इसमें हमें क्या करना है, अब हमने इसमें पैकिंग फैक्टर निकाल लिया, अब हम आते हैं अभाज्य कोष्ठिका के ऊपर। ठीक, अभाज्य कोष्ठिका की बात कर लेते हैं। अब इसमें जो अभाज्य कोष्ठिका होती है वो इस प्रकार से बनती है, ध्यान देना है। ये ऐसे क्यूब बनाना है आपको, ऐसे क्यूब बनाना है। अब ये जो साइड वाला फलक है, देखो 3 तल है ना इसमें, 3 तल कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला तल है नीचे वाला एक्स वाई तल, दिख रहा है आपको नीचे वाला जो तल है, ये वाला तल। अब इसके बीचों बीच क्या बैठा है, ये परमाणु बैठा है फलक में। इसके देखेंगे एक तो कोऑर्डिनेट, एक साइड वाला एक्स जेड में यहां पर और एक वाई जेड में, इस बिंदु पर नहीं है ये, ठीक है, इस बिंदु पर नहीं है, पीछे की तरफ है, इसलिए इसका सेंटर ऐसे का मत करना। अब ध्यान से देखिए, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये ही अपना कहलाता है ए वेक्टर, जो वाई जेड तल में है वो ए वेक्टर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है पहले तो वो देख लो, टोटल ए है, ये तो बीच में है, तो इसके लिए y की लंबाई कितनी है a, और इसके लिए z कितना है a, तो a/2, सॉरी a/2 है, ये है a/2 और ये भी a/2। टोटल y में a है लेकिन ये तो हाफ में है, आधी दूरी के अंदर है, इसलिए हो जाएगा a/2। तो y दिशा में इसकी दूरी कितनी है a/2, z में कितनी दूरी है a/2, तो कोऑर्डिनेट होंगे 0, a/2, a/2, 0 आ जाएगा। ठीक, अब ए वेक्टर यहां से कितना आ जाएगा, मूलभूत सदिश, ये होगा a/2 j कैप प्लस a/2 k कैप, क्योंकि ये yz में है तो 0 इंटू आई कैप प्लस a/2 इंटू j कैप प्लस a/2 इंटू k कैप। बी वेक्टर कितना होगा, बी वेक्टर दिखाने के लिए y के जस्ट पीछे वाला कौन सा है, ये वाला, ये अपना कहलाता है बी वेक्टर, जो पीछे की तरफ है यहाँ पर। इनको इतना बड़ा नहीं दिखाना है हमें, छोटा सा इस प्रकार से दिखा दो ताकि ड्रॉ करने में कोई दिक्कत ना आए। जैसे इस प्रकार से पॉइंट दिखा सकते हैं, इसको पॉइंट दिखा दो और एक यहां पर हो जाएगा पॉइंट। तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर। इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और जेड में है ये, तो इसके होंगे a/2
0 और a/2 कॉमा 0 कॉमा a/2। नीचे वाले के क्या होंगे कोऑर्डिनेट, ये x और y में है ना, तो a/2 और 0, z नहीं आएगा इसके लिए। अब b वेक्टर लिख दो, a/2 i कैप, j कैप है नहीं, k कैप आएगा, और c वेक्टर कितना हो जाएगा, c वेक्टर कितना हो जाएगा, a/2 i कैप प्लस a/2 j कैप प्लस 0। जीरो लिखने की जरूरत नहीं, लिखो, इसको नोट करो। अब हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, कितना आयतन आता है। तो अभाज्य कोष्ठिका याद होनी चाहिए भाई सभी को, अभाज्य कोष्ठिका सबको याद होनी चाहिए जिन्हों की किस प्रकार से बनती है। ठीक है, इसका आयतन देखते हैं। आयतन होता है सर b बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, यही होता है आयतन, a डॉट b क्रॉस c। तो इनका मान लिख दो यहाँ पर, a/2 इसमें से बाहर निकाल लिया, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, इसमें से भी आएगा, तो a/2 का क्यूब बाहर आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा सर, a/2 का क्यूब बाहर आ जाएगा तीनों में से, इसमें से a/2 आएगा, इसमें से a/2 तो a/2 का क्यूब हो गया। ठीक है, a वेक्टर में j कैप प्लस k कैप है, इसका डॉट होगा b क्रॉस c, i प्लस k क्रॉस i प्लस j। ये हो गया a³/8। यहां से डॉट, देखिए i का i के साथ क्रॉस नहीं होगा, i का होगा j के साथ, i क्रॉस j क्या होता है, i क्रॉस j k कैप, k क्रॉस i कितना होगा, k क्रॉस i j, एंड k क्रॉस j कितना होगा, k क्रॉस j कितना होगा, माइनस i कैप। ठीक है, तो यहां से a³/8। अब देखो इसमें i कैप तो है नहीं, तो i कैप के साथ डॉट हो जाए, उसका तो होगा नहीं, क्योंकि डॉट में k का k के साथ होगा, j का j के साथ होगा, तो j का j के साथ 1 और k का k के साथ 1, तो 1 + 1 2, ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स। तो यहां से a³/4, a³ आयतन किसका था, अभी हमारे एकक कोष्ठिका का आयतन a³ था, उसका 1/4 आ रहा है क्या, अभाज्य कोष्ठिका का आयतन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि अभाज्य कोष्ठिका का आयतन बराबर एकक कोष्ठिका का आयतन डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो एफसीसी के लिए जो अभाज्य कोष्ठिका का आयतन आता है वो एकक कोष्ठिका का आयतन से 1/4 होता है, उसका 4 गुना कम होता है। ठीक है, 1/4 होता है, नोट करो इसको। अब इस लेक्चर में तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, HCP संरचना, HCP क्रिस्टल, और उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका पैकिंग फैक्टर कितना आएगा, उसके अंदर अभाज्य कोष्ठिका क्या होगी। ठीक है, उसके जो जालक है, जालक नियतांक, उसमें एक C वेक्टर भी आता है। ठीक है, उसको भी फाइंड आउट करेंगे, A वेक्टर, B वेक्टर, क्योंकि उसमें हमने देखा था ना कि अल्फा और बीटा
तो 90 का होता है, लेकिन जो गामा होता है ए और बी के बीच में वो 90 का, वो उसका 120 का होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है। इसलिए उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट बनेगी। हमने बनाई भी थी स्ट्रक्चर, वैसे ही बनानी है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये वाले सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC इनको ढंग से क्लियर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।